Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर 147 एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस पेपर 1। इसमें प्रश्न होंगे जीएस के और करंट अफेयर्स के। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 147 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने हीट वेव के कारण मतदान का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसकी बात हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। ठीक है, ये घंटों में बढ़ाया है समय, ना कि दिनों में। और ये हुआ है बिहार में। डी है इसका आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग ने भारत के बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों में मतदान की अवधि 2 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया। 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में कितनी भूकंप वेधशालाएं हैं? 32, 84, 106, 115। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। वर्तमान में भारत में जो भूकंपीय वेधशालाएं हैं वो 115 हैं। डी है इसका आंसर। तो वर्तमान में भारत में 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए, भूकंप वेधशाला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूकंप के समय की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होना है। और भारत का जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2008, 2012, 2016 या 2018। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। तो विकल्प सी है इसका आंसर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। और यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था। तो स्थापना की गई 2016 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पारे में अतिचालकता की खोज की थी? हेनरी कैवेंडिश, सर विलियम रैमजे, हाइके कामरलिंग आंस या पियरे जूल्स सेसर जेनसन। पारा यानी मरकरी। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। इसमें अतिचालकता की खोज की थी हाइके कामरलिंग आंस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वर्ष 2011 में हाइके कामरलिंग आंस ने पारे में यानी मरकरी में अतिचालकता की खोज की थी। अतिचालकता क्या होती है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने। देखिए, किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता अतिचालकता कहा जाता है उसको। और यह तब होता है जब किसी पदार्थ को क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। व्याकरणिक संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इनमें से किसकी रचना है अष्टाध्यायी? पाणिनि की रचना है। सी है इसका आंसर। 2000 से अधिक वर्ष पहले लिखा गया अष्टाध्यायी या 8 अध्याय विद्वान पाणिनि द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। और यह एक भाषाई लेख है जिसने मानक निर्धारित किया कि संस्कृत कैसे लिखी और बोली जानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? तो 1953 की बात हो रही है, यानी देश आजाद हो चुका है इस समय। 6 साल हो गए देश को आजाद हुए। तो ये हंटर शिक्षा आयोग तो हो नहीं सकता इसका आंसर। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग भी नहीं हो सकता इसका आंसर। दौलत सिंह कोठारी आयोग या राधा कृष्णन आयोग, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्णन आयोग। भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में भारत सरकार को अपनी आख्या सौंप दी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। अतः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बंटवारा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के दौरान गठित बंटवारा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कर्जन, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, जनरल अचिनलेक। विदेशी ही था। इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है इसका आंसर। देखिए, नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा कर्मचारियों के बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और इसमें भारत और पाकिस्तान के दो दो प्रतिनिधि शामिल थे और कार्यकारी स्तर पर गठित 2 सदस्यीय संचालन समिति के सदस्य श्री एच.एम. पटेल और श्री मोहम्मद अली थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत कब अपनाया गया था, पूछ रहा है। ये सब पता होना चाहिए आपको। नागोया कार्टाजेना 29 जनवरी सन 2000 को अपनाया गया, डी है इसका आंसर। 29 जनवरी 2000 को जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल यानी कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी को अपनाया गया। यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ और यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की रक्षा करता है। तो अपनाया गया कब? 29 जनवरी 2000 को। लागू कब हुआ? 11 सितंबर 2003 को। और दोनों से प्रश्न बनते आए हैं, बनते रहेंगे। लागू भी और अपनाया गया, दोनों को याद रखिएगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा? पेट्रोलियम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? देखिए, मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन अन्य मंत्रालयों का भी सहयोग है इसमें। फिलहाल डी है इसका आंसर। वन हेल्थ के तहत स्वास्थ्य उत्पादकता संरक्षण चुनौतियों को हल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना है, जो भारत के विविध वन्य जीवन, बड़ी पशुधन आबादी और उच्च मानव घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसको जो है अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत ने अपने फंसे नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। यह ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस देश में शुरू किया गया है? इजराइल, मोरक्को, ईरान या सूडान? इसका आंसर है सूडान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। तो सूडान का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर 11। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स या सारे? बिटकॉइन है, इथेरियम भी है, स्टेबल कॉइन्स भी है, सारे के सारे हो गए, डी है इसका आंसर। कौन सा कथन सही है? ये होना चाहिए कौन कौन शामिल है क्रिप्टो में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। यह एक विकेंद्रित मुद्रा है जिसका अर्थ यह है कि किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती ये। और क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरणों में बिटकॉइन, एथेरियम, स्टेबल कॉइन और लाइट कॉइन शामिल है। तो प्रश्न ये बनना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक किसका है ये? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक। देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में
139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। वर्ष 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। ठीक है, यानी भारत की स्थिति सुधर गई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शासनकाल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता भारत में किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। यहाँ प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से कौन सा शासनकाल सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो विकास हुआ था वो तो मौर्य काल में हुआ था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से शासनकाल वो है चोल काल। तो बी है इसका आंसर। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास मौर्य काल से माना जाता है, परंतु स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से चोल काल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चोल शासन व्यवस्था ऐसी थी कि चोलों के युग के दौरान प्रत्येक गांव स्वशासी इकाई के रूप में काम करता था और चोल कला, कविता, साहित्य और नाटक के प्रबल समर्थक थे। प्रशासन को मूर्तियों और चित्रों के साथ कई मंदिरों और परिसरों के निर्माण में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 17 या 19 या 15 या 22? 22 से तो पहले ही है, 15 के बाद का है। वर्ष 2019। नागरिकता संशोधन कानून वर्ष 2019 में लागू किया गया, यानी CAA। और नागरिकता संशोधन कानून जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है भारत में, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। और ये 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया? सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा या ऑप्शन नंबर डी में है गरियाबंद? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर और 3 महिलाओं समेत 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। क्वेश्चन नंबर 16 है। बहुत इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। ये जो मुख्यालय हैं कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा इनकी सूची बनाकर। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, पुणे में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में? नई दिल्ली में है, डी है इसका आंसर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, देश की आज़ादी से बहुत पहला, अंग्रेजों के ज़माने का। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान तथा संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कथन कारण वाला प्रश्न है, व्याख्या करेगा दूसरा कारण पहले वाले की, तो ए होगा आंसर, नहीं करेगा तो बी होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। तो आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल जो है पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है, क्योंकि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, पहला वाला जो कथन है वो तो आर्द्र भूमि की को डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन है उसकी, परिभाषा एक तरह से। ठीक है, आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पहले की व्याख्या नहीं कर रहा, वो दूसरा वाला भी अपने आप में सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोनों के दोनों सही हो गए, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी है इसका आंसर। तो आर्द्र भूमि है क्या? आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। आर्द्र भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संकर्णकालीन भूमि जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है। तो ये क्षेत्र है आर्द्र भूमि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वेटलैंड। प्रत्येक वर्ष विश्व वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से 2 देश युद्ध के चलते चर्चा में रहे?
इराक, ईरान, इजराइल, ईरान, चीन, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इनकी तो दोस्ती बड़ी गहरी चल रही है कई सालों से। ईरान, इराक नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा मुद्दा ऐसा हुआ नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल और ईरान। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ईरान ने 13 अप्रैल की रात को 300 से अधिक मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला बोला था। एक समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया तृतीय विश्व युद्ध को देखने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आज एक और प्रश्न है, वो कथन कारण वाला। कथन है यहाँ पर, मिसाइल एक हवाई दूरी वाला हथियार है जो आमतौर पर प्रणोदक, जेट इंजन या रॉकेट मोटर की सहायता से स्वचालित उड़ान भरने में सक्षम है। क्योंकि मिसाइल प्रणालियों में आमतौर पर लक्ष्यीकरण, मार्गदर्शन प्रणाली, उड़ान प्रणाली, इंजन और वारहेड 5 सिस्टम घटक होते हैं। बताइए। देखिए, पहले स्टेटमेंट में मिसाइल को डिफाइन कर दिया, मिसाइल को परिभाषित कर दिया, मिसाइल है क्या। तो मिसाइल एक हवाई दूरी वाला हथियार है जो आमतौर पर प्रणोदक, जेट इंजन या रॉकेट मोटर की सहायता से स्वचालित उड़ान भरने में सक्षम है। तो ठीक है। तो ये सक्षम क्यों है? क्योंकि लक्ष्यीकरण, मार्गदर्शन प्रणाली, उड़ान प्रणाली, इंजन और वारहेड, ये 5 सिस्टम इसमें लगे होते हैं। तो ठीक हो गया। कारण दूसरा वाला पहले की व्याख्या कर तो दी। ये सब करने में क्यों सक्षम है? क्योंकि ये सब कुछ लगा है इसमें, इसलिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। जो पहले वाला प्रश्न था उसमें दोनों तो सही थे, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा था। तो मिसाइल एक हवाई दूरी वाला हथियार है जो आमतौर पर प्रणोदक, जेट इंजन या रॉकेट मोटर की सहायता से स्वचालित उड़ान भरने में सक्षम है। मिसाइलों को आमतौर पर विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया जाता है, जिन्हें निर्देशित मिसाइल या निर्देशित रॉकेट कहा जाता है। मिसाइल प्रणालियों में आमतौर पर 5 सिस्टम घटक होते हैं, इसको याद रखिएगा। लक्ष्यीकरण, मार्गदर्शन प्रणाली, उड़ान प्रणाली, इंजन और वारहेड। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, पूछ रहा है। अग्नि, पृथ्वी, निर्भय, नाग। देखिए, इसके लिए एक ये ट्रिक याद रखिएगा, पटना। ठीक है, पटना ये है भारत की बैलिस्टिक मिसाइल, और इसी क्रम में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, इसी क्रम में है ये, इनका उत्पादन भारत में। तो नाग हो गई, ठीक है, नाग हो गई, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, निर्भय नहीं है, क्योंकि निर्भय एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज। जैसे ब्रह्मोस्त्र है ना, क्रूज मिसाइल। तो ये भी डीप करके पूछ लेगा, इनको भी याद रखिएगा। तो भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अग्नि सीरीज, ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी सीरीज छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, और इसके अतिरिक्त त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलें हैं, ये भी बैलिस्टिक है। क्रूज मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास है ब्रह्मोस्त्र, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित है ये ब्रह्मोस्त्र। कई बार प्रश्न बने एग्जाम में ब्रह्मोस्त्र पर। और दूसरी है निर्भय, यह है सब सोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस्त्र और निर्भय हो गई क्रूज मिसाइल, तो बैलिस्टिक तो हो ही नहीं है, इसलिए वही अपना आंसर हो गया। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकी अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो पेड ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें एक पीडीएफ में होंगे 150 प्रश्न। इस तरह के फुल टेस्ट पीडीएफ कम से कम 5000 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।